हाय व्यूवर्स, दिस इज मेरे बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है आसिफ साहब ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच आसिफ साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे नेपाल की। आज हम देख रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान इतनी चर्चा में नहीं है जितना नेपाल इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान और इंडिया में नेपाल को बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या चीजें चल रही हैं सोशल मीडिया के हवाले से नेपाल में, और इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, हमारे व्यूवर्स को बताइए। देखिए, जो मैंने ये पढ़ा है कि मेरे पास भी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, बट व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम न्यूज़पेपर्स कि वहाँ पे जो मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इनको वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा कि आप हमारे साथ रजिस्टर कीजिए। बिकॉज देखिए, ये तो सबके साथ इशू है ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज कि टेक्निकली द गवर्नेंस ऑफ इंटरनेट हैज बिकम अ मेजर इशू। वो इसलिए क्योंकि कंसेप्ट ऑफ स्टेट फेल हो चुका है। वहां पे वो प्राइवेट बॉडी मिलकर डिटरमाइन कर रही है, स्टेट से ज्यादा पावर वो विल्ड करती है, स्टेट उनके सामने नतमस्तक है। तो मेजर इशू तो ये सीरियस है। अब इसके पीछे और क्या रीजन है, ये तो धीरे धीरे व्हेन थिंग्स विल अनफोल्ड विल गेट टू नो। लेकिन अभी ये है कि जो मुझे पता चला कि उन नेपाल की गवर्नमेंट ने कहा कि आप हमारे साथ आके रजिस्टर करें। वहाँ की जो प्राइवेट एंटिटीज हैं, इन्होंने मना कर दिया, या शायद ये टर्न अप नहीं हुई। जब ड्यू डेट इलैप्स हो गया, जिस देर तक इनको अपने आप को रजिस्टर करना था, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि इनको स्ट्रेट अवे बैन कर दिया। उस बैन के बाद जेंजी, यानी कि ये जो 18-20 साल के बच्चे हैं, वो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। पहले नॉर्मल प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि प्रोटेस्ट में कुछ मिसक्रिएंट्स आ गए। और फिर होता है ऐसा कि जब आप मजमा लगाते हैं या जब आप भीड़ को जुटाते हैं, तो उसके बाद उस भीड़ में कौन शामिल हो जाए, वो भीड़ क्या रूप ले ले, फिर वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता। दिस इज ऑलवेज अ फ्लिप साइड ऑफ गैदरिंग पीपल। तो वही हुआ वहां पे, बहुत दुखद है। गवर्नमेंट गिर गई। आप ये सोचिए, बांग्लादेश में गवर्नमेंट गिरी, यहाँ पे गवर्नमेंट गिरी, क्या नाम है, नेपाल में, श्रीलंका में गवर्नमेंट गिरी। उसके बाद आप देख ले पाकिस्तान में भी 2-3 साल पहले क्या हो चुका है। तो ये कौन है, एक पैटर्न है कि गवर्नमेंट्स को गिरा देना या सिविल अनरेस्ट कर देना। एंड दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। मगर मजे की बात यह कि मान लेकर हम एक कंस्पिरेसी थ्योरी को भी रूल आउट कर दें until we get some authentic and authoritative news, लेकिन इतना बड़ा नशा फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम का कि लोग गवर्नमेंट्स की बात सुनने को तैयार नहीं है। आप सोचिए द काइंड ऑफ कंट्रोल ओवर द माइंड ऑफ पीपल दीज प्लेटफॉर्म्स हैव। इन्होंने आपको, हमको गुलाम बना लिया है। एंड दिस इज ट्रू। बिल्कुल। मैं ये सोच रहा था, मैंने जब सवेरे पढ़ा ना, मैंने कहा कि यार अगर मैं एक दिन यूट्यूब ना हो, मतलब मैं आसिफ साहब को बताऊं कि मैं ना अकेले रहता हूँ, तो मैं अपने अकेलेपन को भगाने के लिए क्या करता हूँ ना, मैं रात में 9 बजे के बाद यूट्यूब ऑन कर देता हूँ। कोई भी फिल्म, नॉर्मली एक ही फिल्म जो मैंने देख रखी है वो पिछले 10 साल से चल रही है, तो वो फिल्म चलती रहती है, वो आवाज करती रहती है और मैं उस पर काम अपना करता रहता हूँ। इवन मैं सो भी जाऊंगा तो फिल्म चलती रहनी चाहिए। अगर मान लीजिए मैं उठा, वो बंद हो गया, मैं वापस से ऑन करके उस फिर सो जाऊंगा। सो दिस इज द लेवल ऑफ एडिक्शन कह लें। और आप उठते ही सबसे पहले, आई एम प्रीटी श्योर इवन आसिफ साहब भी करेंगे, आपका आंख खुला, द फर्स्ट थिंग आपका हाथ टटोलता है वो है मोबाइल। कहाँ है मोबाइल, क्या है मोबाइल में। बिल्कुल। तो ये सब चीजें जो हैं वो बड़ा एक एडिक्शन का रूप ले रखी हैं। गवर्नमेंट्स गिर रही हैं तो सोचने की बात है। और जो सबसे बड़ी बात है, लीगली अगर आप इसको देखेंगे ना, जो हम लोग जिन चीजों से लेके वो हैं, आईकान जो है, ICANN, जो इंटरनेट की रूल्स है, ये कोई सॉवरेन बॉडी नहीं बना रही, ये बना रहे हैं प्राइवेट प्लेयर्स। और आप ये देखिए, ट्विटर जैसी संस्थाएं इतनी ताकतवर हो चुकी हैं कि ये गवर्नमेंट्स के ऊपर हैं। हमारे यहाँ एक बार ट्विटर ने मिनिस्ट्री ऑफ होम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, जिसके वो अंडर में आते हैं, उनको ही ट्विटर पे बैन कर दिया था। तो आप सोचिए दे द काइंड ऑफ पावर दे वील्ड। इसीलिए मैं चाइना के इस मामले में तारीफ करूंगा कि चाइना के सारे ऐप जो हैं वो चाइना में है, चाइना के बाहर नहीं है। जैसे उनका वी चैट है, डक डक गो है, या क्या तो नाम है उनके, उसका जो उनकी वाइबो है शायद, नहीं टिकटॉक, एक वाइबो उनका सर्च इंजन है। तो मतलब उन्होंने अपना बनाया हुआ है सब चीज, किसी और की यूज नहीं करते। जी।
सही हो गया। आसिफ साहब की जानिब बढ़ते हैं। आसिफ साहब, एक बार फिर से ये हम बात ये देख रहे कैसे हैं। पता चला आपको कि सही हो गया? तो इसमें कुछ भी सही हुआ, सब गलत हो गया, एक देश की गवर्नमेंट चली गई, हाँ उनके पर लोग। आपने तो सही बातें की है ना, उस बात पे कह रही हूँ सही हो गया। आप गलत समझ रहे हैं आप उस बात को मेरे सही होने पे भी। तो ठीक है सर, आप ठीक कह रहे हैं। अब हम आसिफ साहब की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? और आसिफ साहब, मेरा आपसे भी सवाल है कि नेपाल के जो हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट, बीबीसी की एक रिपोर्ट हमारे सामने आई है जिस पर नेपाल पार्लियामेंट सेट ऑन फायर एज पीएम रिजाइन ओवर एंटी करप्शन प्रोटेस्ट। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस न्यूज़ को देखते हुए? देखिए, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल उसका जो बुनियादी वजह है वो तो बयान कर दी, और ये हकीकत है कि आजकल सोशल मीडिया जो है ये कंट्रोल कर रहा है हमारे मामलात को, और इवन के हुकूमतें तक तब्दील हो जाती हैं इसकी वजह से। हालांकि सोशल मीडिया पे आने वाली हर न्यूज़ सच नहीं होती। जिसका जो जी चाहता है शुतरे बेमुहार की तरह उस पे डाल देता है, और वो बाद में पता तब जाके चलता है जब मामलात हाथ से निकल चुके होते हैं। यहाँ पे भी यही हुआ है। ज़ाहिर बात है कि आप कंट्रोल करने जा रहे हैं जिसको, सोशल मीडिया को, और फिर या तो हो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तरह एक मजबूत फौज और मजबूत सिक्योरिटी फोर्सेस आपके पास हो जो कंट्रोल भी कर सकें। अब वो लोग निकले हैं, और दूसरा एक और बड़ा इशू भी है जो मैं अपने इस खित्ते की नफ्सियात के हिसाब से मैंने देखा है। अभी पिछले दिनों जो कुछ बांग्लादेश में हुआ, हम लोग नहीं किसी को बर्दाश्त कर पाते, ज्यादा अरसा हुकूमत करते या किसी हुकूमत को चलते भी। हम लोग खाम खा में ही फेड अप हो जाते हैं। ये एक बड़ा मसला है हमारा, हम ऐसे ही परेशान हो जाते हैं। अब बांग्लादेश के अंदर चलती आ रही थी गवर्नमेंट, हालांकि मुआशी तौर पे दूसरे मामलात में बज़ाहिर बहुत मजबूत लग रही थी। तो इसी तरह यहाँ पे भी हुआ है, नेपाल में भी। और फिर नेपाल जैसे शायद मुल्कों का एक और छोटा सा इशू, जो बल्कि छोटा क्या बड़ा इशू ये है कि यहाँ पर क्योंकि मजबूत लॉ एंड ऑर्डर के लिए इदारे मौजूद नहीं है उस लेवल पे, और ये लोग बाहर निकले हैं, इनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। चंद जो है 17-18 के करीब जो यंगस्टर्स थे वो मारे गए हैं। वो काम इतना बढ़ गया कि सारे का सारा उन्होंने उठा के वहां पे, हालांकि जो नेपाल की ज्यादातर मईशत है ये टूरिज्म पे बेस करती है, सियाहत पे। तो मसाइल तो हैं, ये तो जो माशी तौर पे तो हर जगह पे ये मसाइल चल रहे हैं इस वक्त, पाकिस्तान में भी, भारत में भी, बांग्लादेश में भी, बल्कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड ही जो कह लें कि हम इकोनॉमिकली मसाइल हैं। तो वो जाहिर बात है कि उस तरह के मसाइल नेपाल में भी मौजूद थे, और उन मसाइल के वो जो चिंगारी होती है उसको सुलगने के लिए कोई एक किसी वक्त एक दिया सलाई की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पे जैसे ही वो पड़ी है, और उसी तरह जो नेपाल की हुकूमत थी वो समझ भी नहीं पाई कि इस मामले को कैसे टाइम मिल जाए। मैं समझता हूँ कि मजबूत हुकूमतें बड़ा जरूरी हैं, कोई भी मुल्क हो, किसी भी मुल्क में, किसी भी कॉन्टिनेंट में। जब तक हुकूमत मजबूत नहीं होगी तो मुल्क सरवाइव नहीं कर सकता, चल नहीं सकता। अब ये कोई तरीका नहीं है कि एक मुंतखब हुकूमत है, लोग बाहर निकलते हैं। अब कितने लोग बाहर निकले होंगे? मेरा ख्याल है 5% भी नहीं होंगे जो सड़कों पे आए होंगे और हुकूमत को चलता किया। ये एक बड़ी खतरनाक रवायत है जो मेरे ख्याल में तरक्की के लिए, मुल्कों के इस्तेहकाम के लिए, स्टेबल होने के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। तो वहां पे भी यही कुछ हुआ है। इस रवायत का खात्मा होना चाहिए। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात वो जो डॉक्टर साहब ने भी की कि ये जो सोशल मीडिया है ये स्टेट के कंट्रोल में होना चाहिए, किसी को इस तरह इजाजत नहीं दे देनी चाहिए। पाकिस्तान में एक पीका एक्ट एक आया है कि आप झूठी खबर नहीं दे सकते सोशल मीडिया पे। पहले झूठी खबरों का इतना बड़ा डॉक्टर साहब ट्रेंड था पाकिस्तान में, जिसका जो जी चाहता था लगा देता था, वो कंट्रोल हो गया है। अब जर्नलिस्ट जो हैं ओरिजिनल, उनके ऊपर तो वो पीका एक्ट नहीं लगता, लेकिन कोई आम बंदा उठ के कोई खबर डालेगा, वो झूठी निकली, उस पर पर्चा हो जाएगा, और वो बेलेबल भी नहीं है ऑफेंस। तो इस तरह थोड़ी सी सख्ती तो करनी पड़ती है। और हम लोग समझते हैं कि शायद हुकूमतें इस मामले पे बहुत ज्यादा ज्यादती करिए। दूसरा, हमारी हुकूमतों का एक बहुत बड़ा इशू है, खासकर ब्यूरोक्रेसी का हमारे यहाँ एशियन ममालिक में, कि ये लोग जो हैं इनकी अपने जो याशियां हैं या जिनको कह लें अल्ले तलल्ले हैं, वो तो पूरे हो रहे होते हैं, उनको कोई इशू नहीं होता। लेकिन अवाम के लिए जब बारी आती है तो वो, जिसे ऊंट के मुंह में जीरे वाला मामला ही कहा जाता है, तो वो होता है। तो वो भी एक लावा तो पकड़ा होता है अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं।
तो इसलिए ये मसाइल बनते हैं, अब यहाँ पे भी बने हैं। लेकिन बहरहाल होप फॉर द बेस्ट के कम से कम मजबूत हुकूमत वहाँ पे भी दोबारा बनेगी, जो वहाँ पे इस्तेहकाम का बाइस भी बनेगी। अब मैं ना एक मुझे हमारे यहाँ एक डीपीओ होते थे सुहेल जफर चट्ठा, रहीम यार खान शहर जो मेरा है वहाँ पे, तो उनकी एक बात थी, वो कहा करते थे कि डिस्ट्रिक्ट में एक ही बदमाश होना चाहिए और वो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। अगर डीपीओ बदमाश होगा तो इलाके में अमन होगा, सुकून होगा। अगर जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का जो हेड है वो अगर शरीफ आदमी हो गया तो फिर इलाके में अमन नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमतों को भी अगर एक हाथ में कैरेट रखनी चाहिए तो दूसरे हाथ में स्टिक भी होनी चाहिए, और हुकूमत को मजबूत होना चाहिए, बहरहाल मजबूत होना चाहिए। जी। सही बात है आसिफ साहब। और डॉक्टर साहब की जानिब बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि इसमें वेस्टर्न गवर्नमेंट की भी कोई इन्वॉल्वमेंट है? और क्या डेमोक्रेसी का कोई फ्यूचर नहीं है जो इस तरह गवर्नमेंट गिराई जा सकती है कभी भी कहीं भी? और ख़ास तौर पे मुझे तो लगता है ये एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा ये इस तरह की सिचुएशन पेश आती है और कोई पूछ-गीछ नहीं होती। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। अभी आप देखिए यूके में पिछले साल ये लेबर वाली गवर्नमेंट भी अभी गिरने वाली है, क्योंकि अभी आपको पता होगा कल शबाना महमूद को उन्होंने, आप ही के यहाँ से हैं पीओके से, उनको होम मिनिस्टर बनाया। उनकी जो ताकतवर प्राइम मिनिस्टर थी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने वापस ले लिया नाम। उसके पहले जब ऋषि सुनक साहब आए थे, ऋषि सुनक साहब के पहले तीन प्रधानमंत्री, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस, उसके बाद एक और सर लिज ट्रस के बाद शायद बोरिस जॉनसन साहब आए। 5 साल में तीन चार गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर्स देखे उन्होंने। ऐसा नहीं है कि ये वेस्ट में नहीं होता, वेस्ट में भी होता है कि हाँ इस तरीके के रिवोल्ट, अभी आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन और ये सब पढ़ाई है, वहां पे हुआ है। भारत में ऐसे किसी रिवॉल्यूशन की आज तक कोई हिस्ट्री नहीं रही है। भारत के लोगों ने कभी ऐसा रिवॉल्यूशन अपनी हजारों साल के इतिहास में किसी राजा के अगेंस्ट में एटलीस्ट मैंने नहीं देखा है। जो भी रिवॉल्यूशन हुआ है वो रिवॉल्यूशन हमेशा आउटसाइडर्स के अगेंस्ट में हुआ है। जैसे आप देख लें, अंग्रेज आए या जब मुगल आए, उनके अगेंस्ट में हमारे यहाँ रिवॉल्यूशन किया गया। अदरवाइज पीपल आर वेरी डोसाइल, वो ज़्यादा इसमें गवर्नमेंट्स मतलब बहुत कम में ही सेटिस्फाई हो जाने वाले लोग हैं ये। तो इसलिए ऐसा कोई वो नहीं है। बट यू नेवर नो, आजकल जिस तरीके से डेमोक्रेसी के माध्यम से, जो आसिफ साहब ने बिल्कुल सही कहा कि आप हर इतना कुछ मार्केट में फैला दिया है, हर किसी के पास आवाज आ गई है, हर किसी के पास ताकत आ गई है, और फिर सबको अपनी बात रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया। कौन उसमें क्या बोल रहा है, उसके पास क्या नॉलेज है, इसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है। लोग इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं और ऐसी चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, वैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जो बहुत ससेप्टेबल है। आपको पता होगा एक कोई ब्लू शार्क या ब्लू वेल गेम आया था, उस गेम की वजह से लोग सुसाइड तक कर रहे थे। इस तरीके की आप माइंड पे कंट्रोल देख रहे हैं लोगों का। सो दिस इज समथिंग वरीसम, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो हो रहा है ये वरीसम है। लेकिन इसमें क्या वेस्टर्न पावर्स हैं, आई डोंट नो। मतलब मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को नहीं जानता, लेकिन चाइना का जिस तरीके की बैकिंग नेपाल के साथ थी, उसको देखते हुए इस बात को रूल आउट भी नहीं किया जा सकता कि वेस्टर्न पावर्स चाइना को शायद सबक सिखाना चाहें बाय टेकिंग अवे नेपाल फ्रॉम देयर हैंड। बट ये सब बातें, कहानी किस्से के लिए तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, बट आई डोंट नो। बट ये मामला तो आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आपने कहा कि क्या डेमोक्रेसी से मजबूत सरकारें नहीं बन सकती? देखिए, मैं डेमोक्रेसी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं मानता। गवर्नमेंट्स बहुत ज़्यादा मजबूत गवर्नमेंट चाहिए। मैं मियाँ आसिफ साहब से एकदम सहमत हूँ। गवर्नमेंट डिसाइसिव होनी चाहिए, गवर्नमेंट इफेक्टिव होनी चाहिए, एफिकेशियस होनी चाहिए, गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, और गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। मगर एट द सेम टाइम वो इट शुड बी आंसरेबल टू द पीपल। उसको आना चाहिए हर 5 साल बाद लोगों के पास कि हमें शासन करने का अधिकार आप देते हो कि नहीं देते हो। ये डर बना रहना बहुत जरूरी है कि ये पावर हमारे हाथ से जाएगा। क्योंकि अगर आप ये बैठ के मन गए कि ये पावर मेरा ही है, तो आप पावर से और अपने आप को एक दूसरे का ऑल्टर ईगो समझ लेते हो, विच बिकम्स प्रॉब्लमेटिक थिंग। सो डेमोक्रेसी एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, तो अभी तक मैंने कोई पॉलिटिकल थ्योरी ऐसी अभी मेरे दिमाग में नहीं है जिसको कि मैं कहूँ कि इनका कोई ऑप्शन है।
दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट। हमारी आपकी ज़िंदगी हमारे आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। गवर्नमेंट कोई भी हो, चाहे डिविनिटी की गवर्नमेंट हो और चाहे वो पॉपुलैरिटी की गवर्नमेंट हो, उसका जो दखल है हमारे आपके जीवन में वो बेयर मिनिमम होना चाहिए। अगर हम जिसे इसीलिए हमारे यहाँ पे एक मोदी जी का जो इलेक्शन प्लान था वो था मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। क्योंकि आप अगर लोगों को पावर देंगे अपने ऊपर किसी भी चीज का, वो उस पावर का दुरुपयोग होना तय है, क्योंकि दूसरा वाला आपके दर्द को आपके उसको फील नहीं करता। सो गवर्नमेंट्स शुड बी मिनिमम, गवर्नेंस शुड बी मैक्सिमम एंड गवर्नमेंट शुड बी, जिसे कह लीजिए अकाउंटेबल। उनकी जब तक अकाउंटेबिलिटी है हमारे आपके हाथ में पावर है। जिस दिन उनकी अकाउंटेबिलिटी चली गई, जो सत्ता में बैठे हैं, हमारे आपके औकात कीड़े मकोड़े से भी ज्यादा नहीं रहेगी। इसलिए एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ह्यूमैनिटी, आज यहाँ पे जो आप डेमोक्रेसी कह रही है ना, इसको सोचने में हजारों साल लगे। एक दिन में डेमोक्रेसी नहीं आ गई, एक दिन में आइडिया ऑफ वोट नहीं आ गया, एक दिन में आइडिया ऑफ टेम्पररी गवर्नमेंट नहीं आई है। इट हैज टेकन ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ ह्यूमैनिटी टू गो थ्रू वेरियस काइंड ऑफ गवर्नमेंटल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कि वो यहाँ पे पहुंचे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है, या मतलब इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता है, कल को ऑल्टरनेटिव आ जाए। बट एज ऑफ नाउ मैं ये जानता हूँ कि मैं गवर्नमेंट को अपने आगे हाथ जोड़े हुए देखना चाहता हूँ। सत्ता में जो लोग हैं 5 साल बाद वो मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि हमें दोबारा वोट दीजिए, हम आपका काम करेंगे, प्लस उनके मन में ये डर रहता है कि ये हमको कल को वोट नहीं देगा। तो मेरी बारे में सोचना उनकी मजबूरी बन जाती है। And this is what the beauty of popular sovereignty is. That means people, when they become sovereign, तो फिर जो राजा होता है वो डरता है लोगों से। जी। अब आसिफ साहब से बात करते हैं। आसिफ साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि ये क्या इसमें वेस्टर्न गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, और क्या डेमोक्रेसी से मजबूत गवर्नमेंट या हुकूमत जो है वो नहीं बन सकती? इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, डेमोक्रेसी ही एक हुकूमत बनाने का हल है और इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है ना हमारे पास। हाँ, ये ज़रूर होता है कि बाज़ औक़ात लगता है हमें कि ठीक लोग नहीं आए, हुकूमत ठीक नहीं है, करप्ट है, कंट्रोल नहीं कर सकती। तो वो एक छलनी है, 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, तीसरी दफ़ा 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद बिल-आख़िर बेहतरी आ ही जाएगी। और जब लोगों को पता होता है, उन्हें अकाउंटेबिलिटी का डर होता है, उन्हें पता है कि हमने अवाम के पास जाना है वोट लेने के लिए, तो वो ज़ाहिरी बात है कि वो फिर उनके ज़हन में कुछ ना कुछ खौफ ज़रूर होता है। लेकिन अगर ये हो कि जैसे कुछ ममालिक में मौजूद है, हमारे कई मुल्क ऐसे मौजूद हैं इस वक़्त भी दुनिया में जहाँ पे जिसे कह लें कि डिक्टेटरशिप है, या डिक्टेटरशिप ना भी एक चलता आ रहा है एक सिस्टम उनका गवर्नमेंट का, तो उनको अवाम का डर नहीं होता। और जब अवाम का डर नहीं होगा तो अवाम को रिलीफ भी नहीं देंगे। अवाम की वो तरक्की के लिए काम भी नहीं करेंगे और फिर वो मुल्क की तरक्की के लिए भी काम नहीं करेंगे। जो ये मसाइल हैं, जो अवाम की तरक्की है, बेसिकली वो मुल्क की ही तरक्की है। अवाम खुशहाल होगी तो मुल्क खुशहाल होगा। तो डेमोक्रेसी के अलावा तो कोई दूसरा हल है ही नहीं। ये वाहिद हल है इस वक़्त, चलता रहेगा, सिस्टम बनता रहेगा, लोग आते जाएँगे, निकलते जाएँगे, बेहतर होते जाएँगे। तो और मज़बूत हुकूमत भी वही होगी जिसके पीछे अवाम होगी, लोग होंगे। अगर कोई ज़बरदस्ती बैठा होगा तो उसको ये डर होगा कि मैं आज नहीं हूँ, कल नहीं हूँ, कभी चला जाऊँगा, मुझे कोई लेके आया है, कोई निकाल देगा। तो इसलिए इसके अलावा तो कोई दूसरा हल नहीं है। मैंने यही बात की कि जो भी चेंजेज़ आनी चाहिए वो विदिन पार्लियामेंट आनी चाहिए, ऐवान में आनी चाहिए, जो अवाम के मुंतखब करदा लोग हैं उनके ज़रिए आनी चाहिए। जत्थों को, जुलूसों को, लोगों को, मॉब्स को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो अपनी मर्ज़ी से हुकूमतें चेंज करवाते रहें। और अगर इस तरह का इख्तियार दे दिया, कहीं पे 2% लोग इकट्ठे होके आ जाएँ, लाख बंदा इकट्ठा होके आ जाए, वो हुकूमत चेंज करवा के चला जाए, बाकी 1.5 करोड़ का क्या कसूर है? तो इसलिए इसको तो मेरे ज़ाती ख़्याल में तो इस तरह का कुछ नहीं हो सकता। अब यूके की मिसाल दी है डॉक्टर साहब ने, कई हुकूमतें चेंज हो गई पिछले कुछ अरसे में, लेकिन वो पार्लियामेंट के अंदर हुई हैं। उनको आके ज़बरदस्ती किसी ने डंडे के ज़ोर पे या गन पॉइंट पे नहीं चेंज करवाया। और यही जमहूरियत का हुस्न है, डेमोक्रेसी का हुस्न है। और जब हम लोग इस मामले को समझ जाएँगे, जब हम लोग इसके साथ जुड़ जाएँगे, तो हमारे हालात भी जो हैं वो बेहतर होंगे।
अब नेपाल वाली बात यही कुछ है, अब चाइना वाली बात बिल्कुल डॉक्टर साहब ने ठीक है, एक दौर था नेपाल में बादशाहत थी, फिर वो एक उन्हीं के एक लड़के ने उठ के पूरा शाही खानदान उड़ा दिया था। अच्छा, फिर वहाँ पे माओस्ट गुरिल्ले होते थे, बड़ा अरसा वहाँ पे चलती रही है, यहाँ पे वो मुसल्लह जिद्दोजहद होती रही है। लेकिन अब आके वहाँ पे एक जमहूरी हुकूमत कायम थी। मसाइल होते हैं, ज़ाहिरी बात है, इंटरेस्ट होते हैं लोगों के, होंगे इसमें भी, हो सकता है कुछ हों इसके पीछे। तो लेकिन बहरहाल ये है कि ये कुछ अरसे के बाद सामने आ ही जाएगा, लेकिन थोड़े से टाइम के बाद, उस तरह नहीं कि जिस तरह हमारे वो जनरल बख्शी साहब ने अभी ऑपरेशन सिंदूर को गुज़रे हुए, मेरा ख़्याल है 2 माह हुए हैं और उन्होंने एक पूरी किताब उस पे लिख दी है। उस तरह चीज़ें सामने नहीं आती होती, तो कम से कम एक ये चीज़ें आ तो जानी है बाहर कि आखिर ये क्या हुआ है, इनको कंट्रोल करने वाले कौन थे? मॉब इकट्ठा हुआ है तो ज़ाहिर-सी बात है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो पीछे एक मुनज़्ज़म क़ुव्वत मौजूद होती है। ये नहीं है कि चंद लोग आए, इत्तफ़ाक़ात की दुनिया है, इत्तफ़ाक हो जाता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन सारे इत्तफ़ाक़ात हमारे एशिया के लिए ही नहीं रखे हुए, कुछ ऐसे इत्तफ़ाक़ात मैं दुआ करता हूँ कभी यूरोप में भी तो हों, वहाँ क्यों नहीं होते? हम बाज़ औक़ात कहते हैं जी कि इत्तेफ़ाक से सारा कुछ हो गया, भई सडनली लोग इकट्ठे हो गए, तो वहाँ पे क्यों नहीं होते? तो शायद हमारी किस्मत में लिख दिए गए हैं सारे इत्तेफ़ाक होने, लेकिन बहरहाल पता चल जाएगा चंद दिनों के अंदर, अभी तो ताज़ा-तरीन मामला हुआ है, तो कुछ दिनों में ही सूरत-ए-हाल क्लियर हो जाएगी। जी। डॉक्टर साहब आपसे भी मेरा यही सवाल है, क्या डेमोक्रेसी से मज़बूत हुकूमत नहीं बन सकती? क्या कहना चाहेंगे? क्या फ्यूचर देख रहे हैं डेमोक्रेसी का आप और ये इस पर? देखिए, जैसा मैं बहुत ही दिन बाद आप कह लें मियाँ आसिफ सलीम साहब से मैं 100% एग्री करता हूँ, हमारी सोच एकदम सेम है और मैं उनको एंडोर्स करता हूँ इस बात पे कि जो वो कह रहे हैं वही एक तरीका ही हो सकता है और कोई तरीका है नहीं। और चूँकि उन्होंने जनरल साहब का नाम लिया, मैं तो उनका चेला हूँ, बहुत उनको पसंद करता हूँ और आजकल तो मतलब ज़माना है एआई का और इससे कि आप आराम से बुक को बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, तो इट्स समथिंग लाइक दैट। अच्छा, जो बात इन्होंने इसकी करी है, आपने पूछा कि क्या डेमोक्रेसी का फ्यूचर है? डेमोक्रेसी का ही फ्यूचर है और किसी को आप फ्यूचर देने जाएँगी, तो हमारा आपका बंटाधार हो जाएगा, हमारे आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ताकत का सोर्स मंबा जब तक आप रहेंगी, तब तक आपका रिस्पेक्ट होगा। जिस दिन आप ताकत का सोर्स नहीं रहेंगी, आपकी हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी और डेमोक्रेसी वही करता है। ये 1000 साल में आप एक किताब पढ़िएगा, उसका नाम है परपेचुअल पीस बाय इमैनुअल कांट। बहुत छोटी-सी किताब है, उसका नाम है परपेचुअल पीस। यूरोप में पीस आता था, जाता था, आता था, जाता था। तो ही रोट अ बुक कॉल्ड परपेचुअली हम पीसफुल कैसे बनेंगे। कभी हम प्रोटेस्टेंट कैथोलिक के नाम पे लड़ रहे हैं, कभी हम मुस्लिम से लड़ रहे हैं, कभी हम आपस में लड़ रहे हैं, रशियन वेस्ट यूरोप ईस्ट यूरोप लड़ रहा है। देन दे वर आस्किंग कि व्हेन एंड हाउ। तब उसने परपेचुअल पीस में 4 डॉक्ट्रिनल कॉन्सेप्ट लिखे। उसने कहा पहली बात कि स्टेट्स को रिपब्लिकन बनाओ। ये नहीं होनी चाहिए कोई देश किसी के बाप की बपौती है कि पूरा राज ही कि मेरे बाप का राज है और ये सब मेरे प्रजा है और ये पत्थर पाने सब हम जिसको चाहें गिफ्ट कर दें, ये नहीं हो सकता। ये कॉन्सेप्ट उसने चेंज कराया, इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं रिपब्लिकनिज्म। मेक द स्टेट रिपब्लिक। जैसे हमारे यहाँ बॉम्बे एक हमारे देश का हिस्सा था। बॉम्बे में पुर्तगाल की क्वीन ने इंग्लिश क्वीन से शादी की, तो पोर्तुगीज ने वो टेरिटरी उठा के उनको गिफ्ट में कर दी थी। आप और हम वी वर प्रॉपर्टीज, वी वर लाइक थिंग कि हम गिफ्ट किए जा रहे थे। तो ये सब चीजें सोच समझ के रिपब्लिकनिज्म के बाद उसने जो दूसरी वो बातचीत की थी कि जब आप गवर्नमेंट जो किंग है उससे ये पूछे कि भाई तुम जो लड़ाइयों पे लड़ते हो उसका रीजन, जैसे वो ट्रॉय की लड़ाई हुई थी, अब क्वीन हेलेना को तुम चाहते हो, उसके लिए तुमने लोगों को क्यों मरवाया? तुम्हें तो हेलेना मिलेगी, हमें क्या मिलेगा? तो उसने कहा कि लोगों से ये पूछो, ये वॉर का जो है, लोग जब सॉवरिन बनेंगे तब लोग ये बोलेंगे भाई हमें क्या मिलेगा। अगर लोग सॉवरिन नहीं है तो ये पूछ ही नहीं पाएंगे किंग से कि तुम लड़ने जा रहे हो, हमारा क्या है उसमें। तो इसलिए जो मैं कह रहा हूं ना, आप ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े, ब्रिटेन में आज भी रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है।
उनकी यहाँ पे ये जो जर्नी हुई फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, 500-700 साल लगे और 2 कू हुए उसमें। बिल ऑफ राइट्स आप जाके पढ़िएगा, इंग्लिश पार्लियामेंटेरियंस ने क्राउन के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर दिया था, क्योंकि 16वीं शताब्दी में या 17वीं में राजा ने वहां पे एक टैक्स लगा दिया लोगों के ऊपर बिना पार्लियामेंटेरियंस से पूछे। पार्लियामेंटेरियंस ने कहा कि तुम ये टैक्स लगा रहे हो, हमसे क्यों नहीं पूछे, हम तो लोगों में जाते हैं वोट लेने। उन्होंने कहा तुम लेके जाते होगे पर तुम्हारे पास पावर नहीं है, पावर तो मेरे पास है, तुम खाली उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, लेकिन होगा वही जो हम चाहेंगे। तो समझिए इस कॉन्सेप्ट को, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट तो थी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं थी, क्योंकि पावर नहीं था उनके पास। तो फिर वो अंग्रेजों की आपको नहीं पता, ये हमको बताते हैं कि हमारे यहाँ कॉलोनी, हमारे यहाँ वो देश बनाने आए थे। बिल ऑफ राइट्स कब साइन हुआ था जरा जा करके देखिएगा, मैं आपको अभी बता देता हूं। बिल ऑफ राइट्स यूके, द बिल ऑफ राइट्स 1689, ये मैं शेयर कर देता हूं ताकि आपके दर्शकगण भी देख पाए इसको। 1689 में वो खुद जो है रिवॉल्यूशन कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन का सी नहीं पता था उनको, और वो हमें आके 17वीं शताब्दी में, मतलब 150 साल में हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने आ जाएंगे। वो गवर्नमेंट्स उनको पता नहीं होती थी वो क्या होता है, कभी पढ़िएगा जरा इसके बारे में। तो बॉटम लाइन मेरे कहने का ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट हैं डेमोक्रेसी के, ये बहुत अरसों से आए हैं, जिसको एक सेंटेंस में कहा जाए, एक वाक्य में, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन सॉवरेनिटी टू पॉपुलर सॉवरेनिटी। और इसी को सेक्युलरिज्म कहा जाता है और इसी को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहा जाता है। जिस दिन जनता, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं जनता ही जनार्दन है, यानी आवाम ही अल्लाह है, अगर हम ऐसी एक बात कह दें, तो जब आप कहते हो जनता ही जनार्दन है, जनता ही भगवान है, तो फिर जो जनता ने फैसला किया आपको मानना पड़ेगा। जनता ने घटिया फैसला किया वो भी आपको मानना है। आपको लगता है बहुत इंटेलिजेंट है, सामने वाला बेवकूफ है, मगर अगर जनता उसको जिता रही है, क्या कर सकते हैं आप। तो दिस इज व्हाट इट इज। डेमोक्रेसी का बिल्कुल फ्यूचर है, डेमोक्रेसी का ही फ्यूचर है, क्योंकि मैं कोई ऐसी सत्ता, चाहे वो दैवीय सत्ता हो और चाहे वो राजनीतिक सत्ता हो, अपने ऊपर उसको नहीं देखना चाहता। भाई मैं सॉवरेन हूं, आप समझिए, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सत्ता का जो पावर है, मैं उसका सोर्स हूं। वुड आई लेट इट गो? नेवर। सही हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच आसिफ साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस दिया नेपाल के मामलात में। और नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।